नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जब से अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हुई है, तब से वो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के डेड होने की मुनादी करते फिर रहे थे लोग, वो सदमे में है बॉस। क्योंकि जिसने इंडियन इकोनॉमी को डेड कहा था, अब वही भारत के साथ डील करे बैठा है और डील को ऐतिहासिक बता रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आखिरकार एक काम तो ट्रंप ने अच्छा किया, भारत से दोस्ती बनाए रखी। लेकिन बॉस, ट्रंप तो ट्रंप हैं, कुलाचे मार के अगले पल कहां बैठेंगे कोई नहीं कह सकता। इस बीच कई तरह की बातें भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कही जा रही। इसमें रूस से तेल खरीदी को लेकर किए गए ट्रंप के दावे भी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भाई मोदी पुतिन की दोस्ती का क्या होगा, तेल एकदम ही बंद हो जाएगा क्या? अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप कूटनीतिक रूप से अपने मकसद में तो कामयाब हो ही जाएंगे। मतलब डील तो हो गई, लेकिन अभी फील नहीं आ रहा है, ये वाली बात लोग कह रहे हैं। क्योंकि मोदी भारत के हितों से समझौता नहीं करेंगे, ये तो तय है। ये भी तय है कि ट्रंप अपने बयानों से बाज नहीं आएंगे। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप फिर से टैरिफ वॉर छेड़ दें? सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी सवाल खूब उठा रहे हैं। आज की इस एक्स्ट्रा क्लास में सारी शंकाओं और सवालों का जवाब आपको मिलेगा, और इसलिए अगले 30 मिनट तक कहीं नहीं जाना है बॉस। क्योंकि ट्रेड डील से लेकर मुनीर की टेंशन फील और जियो पॉलिटिक्स में न्यू इंडिया की जील, सबका एकदम अपडेटेड चैप्टर खोलने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत पीएम मोदी के आज के एक संदेश से, जो नॉर्थ ईस्ट से आया है, असम की धरती से आया। यह खास संदेश क्या है, देखिए। पूरब की धरती का आकाश गूंजा भारतीय वायुसेना के शौर्य से भरे शूरवीरों की पराक्रमी धमक से। भारतीय वायुसेना के गरजते विमानों का संदेश पूरब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अखंडित रक्षा घेरे का अनहद नाद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ स्थित मोरान एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से एक ऐतिहासिक लैंडिंग की। ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री हाईवे पर बने हुए एयर स्ट्रिप पर उतरा। जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। वक्त ही तो बदला है, लेकिन क्या वक्त अपने आप बदला? नहीं, बीते एक दशक पहले उतरा विजन कन्विक्शन में बदला, और वो कन्विक्शन आज नए भारत का एक नया मिशन बन चुका है। नया भारत अपने नए अध्याय लिख रहा है। भारत की कूटनीति से लेकर अर्थनीति और रक्षा नीति को लेकर चर्चाएं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर हो रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है कि मोदी ने एक दशक में भारत को दुनिया के मंच पर एक नई उम्मीद के तौर पर रखा है। नया भारत अपनी राह, अपने दोस्त, अपनी नीति, अपनी शर्तों पर बनाता है। दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था। लेकिन 7 दशक के बाद वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत पर दुनिया का भरोसा क्यों ज्यादा है? भारत अमेरिका की ट्रेड डील क्या दुनिया के नक्शे पर नए भारत की मजबूत धमक है? भारत का कद और किरदार दोनों ही ग्लोबल लेवल पर और दमदार हो रहा है। दुनिया भर के देशों में पासपोर्ट की स्थिति बताने वाले हेनले के पासपोर्ट इंडेक्स ने अपनी नई रैंकिंग जारी की है।
लिस्ट के हिसाब से इस साल भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। भारत का पासपोर्ट ताजा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। ये पिछले साल के 85वें नंबर से 10 पायदान की शानदार छलांग है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर अब बिना पहले से वीजा लिए 56 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। जब पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल-पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। साल 2026 के शुरुआती महीनों में क्या पीएम मोदी ने अपने विजन 2047 की दिशा में टॉप गियर लगा दिया है? ग्लोबल लेवल पर भारत की भूमिका और भविष्य दोनों की प्रस्तावना तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है। अब बारी आगे के अध्यायों को लिखने की है। इन तथ्यों और सवालों के साथ कि भारत अमेरिका ट्रेड डील तो हो गई, लेकिन क्या भारत रूस के संबंधों पर इसका असर होगा? भारत क्या ट्रंप पर भरोसा कर सकता है? मोदी पुतिन की दोस्ती का क्या होगा? ट्रंप ने टैरिफ 18% किया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो आगे दबाव नहीं बनाएंगे? भारत अमेरिका रिश्तों में जमी बर्फ पिघल चुकी है। दोनों देशों के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील ने ट्रंप के 50% के टैरिफ को पिघलाकर 18% कर दिया। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि टैरिफ में कमी और अमेरिकी बाजार में बड़ी अनमेट डिमांड यानी वो मांग जिसे पूरा नहीं किया जा सका, इन दोनों की वजह से भारत का अमेरिका को गुड्स एक्सपोर्ट सालाना करीब $100 अरब बढ़ सकता है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि इस समझौते से अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस $45 अरब तक पहुंच जाने के आसार हैं। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक सिर्फ टॉप 15 प्रोडक्ट कैटेगरी के निर्यात में सालाना करीब $97 अरब की बढ़ोतरी मुमकिन है। इसमें दूसरी वस्तुओं को शामिल करने पर कुल एक्सपोर्ट बेनिफिट आसानी से $100 अरब के निशान को पार कर जाएगा। इसमें बिजली, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर और यांत्रिक उपकरण के साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, वाहन, रत्न और आभूषण को इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में होने की उम्मीद है। तमाम आंकड़े, तमाम अनुमान, तमाम रिसर्च भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारत के फायदे में रहने की बात कर रही है, लेकिन विपक्षी खेमे में गंगा उल्टी बह रही। संसद के भीतर या बाहर नैरेटिव यह सेट किया जा रहा है कि पीएम मोदी भारत के हितों की अनदेखी करते कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। शोर और हंगामे में तथ्यों को भुला देने की काबिलियत होती है। क्या विपक्ष यही कर रहा है? लेकिन जो सच है वो दुनिया देख रही है। क्या वाकई भारत अपनी शर्तों और अपने हितों की प्रतिबद्धताओं से हटा? इसे एक उदाहरण से समझिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे भारत ने अपनी बात, अपना रुख दोनों मजबूती से रखा और उस पर अडिग रहा। अब जो लोग संसद से लेकर सड़क तक पर यह कहते फिर रहे हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, उन्होंने भारत के हितों को किनारे कर दिया है, अब उनकी बोलती बंद होने वाली है। पीएम मोदी और भारत की धमक आज के दौर में क्या है, ये किसी से छिपा है क्या?
और इसको और समझना हो तो व्हाइट हाउस के बदले हुए बयानों से समझ सकते हैं। कैसे पहले व्हाइट हाउस से भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कुछ बयान आया, बाद में उसको खुद पलट दिया व्हाइट हाउस ने। मसलन व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में पहले यह कहा गया था कि भारत $500 बिलियन के प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन बाद में उसे वो लाइन हटानी पड़ी क्योंकि ऐसा तो कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट में था ही नहीं। इसे बाद में जोड़ा गया था जिसे फिर हटाया गया। यह क्या संकेत देता है? कौन किसके प्रेशर में? भाई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का हाल आपको दिखाऊंगा। वहां कैसे हाहाकार मचा है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर। वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि ट्रंप ने जो किया है वो तो किया ही है, लेकिन अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया और फेंक दिया। मुनीर और शहबाज को पाकिस्तान पानी पी पी कर कोस रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं। दरअसल भारत अमेरिका ट्रेड डील में दालें डील का हिस्सा नहीं थी, जबकि व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट्स में पल्सेस यानी दालों का जिक्र भी हुआ। दूसरा ये कि व्हाइट हाउस ने दावा किया कि भारत ने 5 सालों में $500 बिलियन के सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये बात नहीं थी। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया था कि भारत का खरीदने का इरादा है, कोई प्रतिबद्धता भारत ने नहीं जताई थी। इरादा रखना एक बात है और प्रतिबद्धता जताना दूसरी बात। जब व्हाइट हाउस से जारी स्टेटमेंट और ज्वाइंट स्टेटमेंट में विरोधाभास हुआ तो 24 घंटे में ही व्हाइट हाउस ने अपने बयान को दुरुस्त भी किया, जिसमें दालों का जिक्र नहीं था और कमिटेड यानी प्रतिबद्धता शब्द को हटाकर इंटेंड यानी इरादा रखना शब्द जोड़ा गया। वास्तव में व्हाइट हाउस ने दोनों ही विवादास्पद बिंदुओं को बदल दिया। व्हाइट हाउस के ये दोनों स्टेटमेंट्स देखिए। पहले व्हाइट हाउस ने जो लिखा था उसमें कहा गया था कि भारत ने $500 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदने का कमिटमेंट या प्रतिबद्धता की है। इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद का भी जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने अपना स्टेटमेंट बदला, जिसमें कृषि उत्पाद को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, प्रतिबद्धता यानी कमिटेड को इंटेंड शब्द से बदला गया। मतलब यह था कि भारत ने इच्छा जताई है, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं की है। कहने का मतलब ये कि भारत की नजर अमेरिका के साथ डील में बेहद सतर्क रही है। ज्वाइंट स्टेटमेंट से इतर अगर कोई चीज बदली गई तो वो फिर से दुरुस्त भी हुई, क्योंकि मोदी भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। सच ये है कि मोदी की नीति आज दुनिया अपना रही है, वो नीति जिसकी नींव पीएम मोदी ने करीब 1 दशक पहले रखी थी, सबका साथ सबका विकास के अपने सूत्र के जरिए। आज हर देश को ये पता चल रहा है कि उसे अपनी रिजिलियंस खुद बनानी होगी। साथियों, आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। और ये एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई। भारत की मजबूती और जियोपॉलिटिक्स में पक्की पकड़ ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। मुनीर और शहबाज की तमाम पैंतरेबाजियां खाली चली गईं। ट्रंप के साथ फोटो सेशन, पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती का राग, इस्लामिक नेटो का ख्वाब, नोबेल प्राइज वाला पैतरा कुछ भी काम नहीं आया। हाल ये हो गया कि अब तो भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते फिर रहे हैं, अमेरिका ने हमें हर बार टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ इस्लामी नजरिए से अमेरिका की विवेचना करते दिखे कि हाय, अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, हर बार किया, बार बार किया। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही।
मुनीर और शहबाज को एक और झटका दिया अमेरिका ने। भारत अमेरिका डील को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत के नक्शे को जारी करके इसके बाद तो पाकिस्तानियों की हालत ही खराब हो गई। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने इस मैप को दुरुस्त कर लिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि बात सिर्फ भारत अमेरिका ट्रेड डील की नहीं है, बात उस डिप्लोमेसी और विल की है जो मोदी ने ट्रेड डील के जरिए अमेरिका के साथ सिद्ध की है। सबसे खास बात यह रही कि ट्रंप के दरबार में मुनीर शहबाज उनकी खुशामद करते रहे और पीएम मोदी ने अपनी शर्तों पर भारत के हितों को सबसे ऊपर रखकर एक ऐसी डील की जिससे ट्रेड से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक एक झटके में भारत ने साध ली। पाकिस्तानी अब मुनीर शहबाज को लानतें भेज रहे हैं। सच ये है कि दुनिया की नजर मोदी पर है और भारत की तेज रफ्तार दौड़ती अर्थव्यवस्था के इंजन पर है। दुनिया के मंच पर मोदी एक करिश्माई लीडर के तौर पर अगर काबिज हुए हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है भरोसेमंद, संतुलित और सटीक दिशा में काम। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और घरेलू राजनीति की चुनौतियों पर मोदी ने अपनी नीति को सफल सिद्ध किया है। जियोपॉलिटिक्स में मोदी मित्रता का मंत्र, संबंधों में पारदर्शिता, आतंकवाद पर सख्त रुख और युद्ध नहीं बुद्ध के सूत्र पर काम करते हैं। तो दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म पर मोदी का सूत्र साथ चले साथ बढ़े का रहा है। मोदी का लक्ष्य भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का है। वो कहते हैं कि देशों के बीच व्यापार से ही समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तो वहीं घरेलू राजनीति में मोदी की नीति विकास आधारित है, नकारात्मक राजनीति पर तगड़ा वार है, 2047 के विकसित भारत पर फोकस है और मोदी के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। 21वीं सदी का बीता दशक अभूतपूर्व डिसरप्शन कर रहा है। ग्लोबल पैंडेमिक, ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और ग्लोब के संतुलन को हिला देने वाले सप्लाई चेन ब्रेकडाउन्स। दुनिया ने एक दशक के भीतर काफी कुछ देख लिया, लेकिन साथियों कहते हैं संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य का पता चलता है। और मुझे बहुत गर्व है, अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी कर रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। चाहे 2019-20 में कोविड का दौर रहा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, दोनों ही दौर में पीएम मोदी ने देश की प्राथमिकताओं पर फोकस किया। सूत्र था सुरक्षा भी और लक्ष्य पर नजर भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही वजह रही कि वैश्विक महामारी के दौर से लेकर युद्धों के दौर तक में मोदी ने भारतीय इकोनॉमी को संभाले रखा। जरा दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों के साथ इसकी तस्वीर देख लीजिए। कोविड महामारी के दौर में भारत की जीडीपी की रफ्तार -7.3 पहुंच चुकी थी। अमेरिका की -3.4, चीन की 2.3 और यूरोपीय क्षेत्र की -7.4। लेकिन 2021 में भारत ने जबरदस्त वापसी की और भारत की जीडीपी 8.8% हो गई। अमेरिका की 5.5, चीन की 8.2 और यूरोपीय क्षेत्र की 5.2%। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की तुलना में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार लगातार बढ़ती रही है।
2025-26 में IMF के अनुमानों के मुताबिक इसके 6.6% रहने की संभावना है, जबकि अमेरिका की 2, चीन की 4.8 और यूरोपीय देशों की 1.2%। भारत की विदेश नीति से लेकर ट्रेड नीति तक क्रिस्टल क्लियर है। भारत अपने संबंधों को मजबूती दे रहा है, बजाय इसके कि कोई उसे डिक्टेट करे। अब देखिए कि 18 से 22 फरवरी के बीच मोदी के एक और दोस्त ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भारत आ रहे हैं, तो वहीं 17 फरवरी को पीएम मोदी के दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। दोनों ही नेता भारत AI इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल हैं। यह है विजन, यह है प्रोजेक्शन जिसके लिए मोदी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बड़ी डील हो गई तो बस बात खत्म, काम खत्म। बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो सबसे पावरफुल मंत्र है वो है कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कन्विक्शन और ट्रस्ट। पीएम मोदी इसमें माहिर हैं और यही वजह है कि विपक्ष और उसके नेता लाख कोशिश करते रह जाएं। मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने के जो उनकी कोशिश है वो ध्वस्त हो जाती है जमीन पर और नतीजों पर। तो क्या दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील के जरिए मोदी वास्तव में नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की दमदार भूमिका लिख रहे हैं? चाहे पश्चिम हो या पूरब, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन देश, मोदी एक लीडर के तौर पर अपनी भरोसेमंद छवि बनाते हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक ट्रेड डील के अटके रहने के बाद भी ट्रंप ने हमेशा मोदी को अपना मित्र ही बताया। मित्रता और भरोसे के साथ ही कूटनीतिक संदेश को देने में भी मोदी माहिर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि मोदी ने ट्रेड डील को लेकर समय का इंतजार किया और ट्रंप को कूटनीतिक संदेश लगातार देते रहे। ये संदेश ट्रंप पर किसी प्रेशर से कम नहीं थे, जिसकी शुरुआत पिछले साल अगस्त महीने में तियानजिन में हुए SCO सम्मेलन की इन तस्वीरों के साथ हुई थी, जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग हंसते खिलखिलाते गर्मजोशी से मिलते दिखे थे, जिसे देखकर ट्रंप ने कहा था, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। फिर आया दूसरी तस्वीर से निकला संदेश कि 50% टैरिफ के बावजूद भारत अपने मित्र रूस को नहीं छोड़ने वाला। मोदी और पुतिन की कार डिप्लोमेसी की ये तस्वीरें खूब वायरल हुई। और फिर 2026 की शुरुआत में आई तीसरी असरदार तस्वीर, जब यूरोपीय यूनियन के साथ मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स साइन की। दुनिया में तेज रफ्तार से दौड़ते भारत ने अमेरिका और ट्रंप की मठाधीशी वाली छतरी से बाहर निकलने का साहस दूसरे देशों को भी दे दिया। मोदी ने ट्रस्ट ट्रेड के सूत्र पर ही दुनिया के देशों के साथ भारत को जोड़ा है। मोदी के लिए हर एक इवेंट भारत के साथ दुनिया के देशों के रिश्ते को और मजबूत करने का जतन है। और ऐसा ही एक इवेंट है इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026, जिसमें 45 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति और मोदी के दोस्त लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और UAE के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होने वाले हैं। मुद्दा है विजन का और आपसी कोलैबोरेशन का। मोदी अपनी अलग नीति पर काम कर रहे हैं। ट्रंप भी जानते हैं कि अब उलटबाजी कम से कम भारत के संदर्भ में काम नहीं करेगी, क्योंकि करीब 5 महीनों में पीएम मोदी ने एक नया और व्यापक बाजार भारत के लिए खोज निकाला है। ये बाजार पहले से कई गुना बड़ा है और दुनिया भारत की तेज रफ्तार के साथ कदम मिलाने को बेताब भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भाई मुद्दा कोई भी हो, पाकिस्तान उसमें कूद ही पड़ता है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब बात मुनीर के हिंदू हेट थ्योरी की। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ, जिसके ऑब्जेक्टिव की पहली लाइन है कि इस पूरी कायनात पर बस अल्लाह का राज है। आगे लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र, आजादी, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय
ये तमाम बातें इस्लाम के दायरे के अंदर ही लागू होंगी। पाकिस्तान के संविधान के ऑब्जेक्टिव में लिखी इस लाइन का मकसद तब खुलकर दुनिया के सामने आ गया जब असीम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया। कट्टरपंथी मौलाना मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी फौज मजहबी फौज बन चुकी है। सवाल यह है कि असीम मुनीर के जहन में हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? असीम मुनीर के अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ सामने रखती यह रिपोर्ट जरा गौर से देखिए। जिस्म पर वर्दी, जहन में नफरत और जुबान पर सिर्फ और सिर्फ झूठ और जहर। यकीन मानिए किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह तकरीरें करने वाला यह शख्स पड़ोस के आतंकी मुल्क का आर्मी चीफ है। इसी के पास पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ओहदा है। लेकिन यह शख्स जब भी जुबान खोलता है फौज से ज्यादा मजहबी बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर उगलता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे आसिम मुनीर को भी हकीकत पता है, लेकिन सामने ताली पीटने वाले पाकिस्तानियों के सामने डींगे हाँकने से यह कहां बाज आने वाला था। लिहाजा पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर के खानदान का हर कच्चा चिट्ठा खोलना जरूरी है। मसलन आसिम मुनीर हिंदुओं के खिलाफ जहर क्यों उगलता रहता है? मुनीर की जहरीली और नफरती तकरीरों की वजह क्या है? मुनीर के खानदान का जालंधर से क्या ताल्लुक है? बंटवारे से पहले जालंधर में 85% मुसलमान थे और 12 बस्तियां मुस्लिम समुदाय की थी। तब काजी मोहल्ले में मुनीर का परिवार रहता था। इस वक्त मैं काजी मोहल्ला में ही हूँ। यहाँ पर आप देखिए बहुत तंग गलियाँ हैं। जिस तरह से पुराने शहर होते हैं पंजाब के, वैसा ही यह एक इलाका है। और बताया जाता है कि आज़ादी से पहले ये मुस्लिम बाहुल इलाका था। 85% से ज़्यादा जो आबादी है वो यहाँ पर मुस्लिम आबादी होती थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ज़्यादातर जो मुस्लिम परिवार थे वो यहाँ से पलायन कर गए। काजी मोहल्ला जैसे नाम से भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। इसके आसपास किला मोहल्ला, वो भी मुस्लिम बाहुल इलाका था। लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। ये एक काजी बिल्डिंग है। ये उसी वक्त की एक इमारत है जिसे काजी बिल्डिंग कहा जाता है। और बताया जाता है कि असीम मुनीर की जो फैमिली थी, जो उनके पिता थे, वो भी काजी थे और सैयद सरवर मुनीर उनका नाम था। सैयद मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं असीम मुनीर। और यहाँ से वो पहले उनका जो परिवार है वो टोबा टेक सिंह पाकिस्तान गए और वहाँ से फिर रावलपिंडी चले गए थे। जालंधर के काजी मंडी में आज भी मुनीर का पुश्तैनी घर है। तब ये इलाका मुस्लिम बाहुल हुआ करता था। मेरे पापा बताते थे यहाँ पे पहले मुस्लिम वगैरह परिवार रहते थे यहाँ पे हमारे आने से पहले। तो फिर जब देश आज़ाद हुआ यहाँ से वो चले गए। असीम मुनीर की फैमिली कहते हैं आज़ादी से पहले यहीं रहा करती थी। पता नहीं, ये नहीं पता कि कौन रहता था, हमारे को ये नहीं पता, यहाँ रहते थे बस। जालंधर में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नींव ही भारत विरोधी सोच पर रखी गई है। आसिम मुनीर की जहरीली सोच इसी का नतीजा है। तो अब उनकी पॉलिटिक्स है या जो पाकिस्तान की जो आज जो राजनीति है उसको देखते हुए अंदाज में वो बयान देते रहते हैं। भारत विरोधी बयान जो है आसिम मुनीर जो है। बंटवारे के दौरान मुनीर का परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और रावलपिंडी में बस गया। ये वही शहर है जहां पाकिस्तान के जहरीले जनरल की पैदाइश और परवरिश हुई। रावलपिंडी पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय है। अंग्रेजों के दौर से ही रावलपिंडी में सेना का कैंटोनमेंट है, जहां तारिकाबाद इलाके में FG टेक्निकल हाई स्कूल में आसिम मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर प्रिंसिपल हुआ करते थे। पाकिस्तानियों की तरह मुनीर ने मदरसे में तालीम ली। यही वजह है कि आसिम मुनीर फौजी जनरल से ज्यादा मौलाना की तरह तकरीरें करता है। पड़ोस के मुल्क की डरपोक फौज का ये ऐसा जनरल है जो फौजी बातों की बजाय किसी मौलाना की तरह तकरीरें करता रहता है। वैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की गद्दी पर बैठा ये शख्स किस कदर जहरीला है, इसकी करतूतों से समझा जा सकता है।
आसिम मुनीर वही शख्स है जिसने आईएसआई के डायरेक्टर जनरल रहते हुए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को बढ़ावा दिया। 2019 के पुलवामा हमले में भी इसका नाम सामने आया था। पहलगाम हमले से ठीक पहले भी आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। यानी आसिम मुनीर की आदत ही नहीं बल्कि इसकी फितरत भी नफरत भरी है। जिसे जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देखिए। आतंकियों का यह मजमा कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में लगा था, जहां मसूद अजहर के जहरीले अजगर इलियास कश्मीरी ने खुलेआम आतंकियों की रैली की, जिसकी सुरक्षा में मुनीर ने अपने डरपोक फौजी तैनात किए थे। इसी रैली में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने दावा किया कि आसिम मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब को गजवाए हिंद बताया था। मसूद अजहर के जहरीले अजगर ने अपनी तकरीर में गजवाए हिंद का नारा देते हुए आतंकियों को भारत के खिलाफ उकसाया और यह बात पीओके के उसी रावलकोट में कही गई, जहां पिछले महीने लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह सैफ ने भी गजवाए हिंद का नाम लेकर एक बार फिर से भारत को धमकी दी। हाफिज जैसे आतंकी अजगर का यह जहरीला शागिर्द भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की बात कर रहा था। वैसे आतंकी ही नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर फौज के कायर जनरल तक इसी तरह की गीदड़ भपकियां देते रहते हैं। गजवाए हिंद का ख्वाब देखते देखते जिन्ना के मुल्क की कई नस्लें खप गईं, लेकिन बॉर्डर पार के दहशतगर्दों की जुबान से जहर उगलना बंद नहीं हुआ। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक मुल्क है जिसके लिए वर्दी पहनने का मकसद सिर्फ अपनी तिजोरी भरना है। पाकिस्तान के जितने भी फौजी जनरल हुए हैं, रिटायर होने के बाद कोई पाकिस्तान में नहीं रहा। सभी ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी और आसिम मुनीर इसमें पीछे नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जनरलों के पास इतनी दौलत कहां से आती है। पाकिस्तान की डरपोक फौज की हकीकत यही है। यकीन ना हो तो पाकिस्तानी फौज की इस परेड को देखिए, जो बताती है कि पाकिस्तान के पास फौज नहीं बल्कि पंसारी की दुकान है। दुनिया के देशों की आर्मी किसी भी परेड में अपने शौर्य और हथियारों का प्रदर्शन करती है, जबकि पाकिस्तानी फौज अपनी परेड में वो सामान दिखाती है जिन्हें मुनीर एंड कंपनी तैयार करती है। कॉर्नफ्लेक्स, बैंक, साबुन, नमक, तेल, बिस्किट से लेकर सीमेंट तक दिखाए जा रहे हैं और ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। पाकिस्तानी फौज दुनिया की पहली ऐसी सेना है जो मीट, प्लॉट, सीमेंट से लेकर कपड़े तक बेचती है। पाकिस्तानी सेना 50 से ज्यादा कंपनियां चलाती है। इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फौजी फाउंडेशन यानी कि पाकिस्तानी सेना, शाहीन फाउंडेशन यानी कि पाकिस्तानी वायुसेना और बहरिया फाउंडेशन यानी कि पाकिस्तानी नौसेना है। पाकिस्तान के कई बड़े बैंक्स का जिम्मा भी पाकिस्तानी सेना के पास है। पाकिस्तानी फौज से जुड़ी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन सालाना 230 अरब पाकिस्तानी रुपए का कंस्ट्रक्शन वर्क करती है। इसकी अनुमानित सालाना कमाई 35 अरब पाकिस्तानी रुपए है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कंपनियों को किसी भी तरह का टैक्स देने से छूट दी गई है। वजूद में आने के बाद से पाकिस्तानी दुनिया भर से भीख मांगते रहे हैं। इस भीख से पाकिस्तान की फौजी जनरलों की तिजोरी भरती रही है। यही वजह है कि रिटायर होने के बाद पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहता। मुनीर ने भी पहले ही इंतजाम कर लिया है। आसिम मुनीर के पास करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनकी पत्नी का नाम इरम मुनीर है, जो लंदन में रहती हैं। वैसे पिछले साल आसिम मुनीर की पत्नी के अमेरिका की नागरिकता लेने की खबरें भी आई थीं। मुनीर के सिर्फ 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। आसिम मुनीर की बड़ी बेटी का नाम सुनैदा है। सुनैदा का जन्म 1991 में हुआ था। वो अपनी मां की तरह ही लंदन में रहती हैं, वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर सेटल हो चुकी हैं। सुनैदा पर 2024 में गलत तरीके से पासपोर्ट रखने का आरोप लगा था। सुनैदा का पति उजैर है, जो पाकिस्तानी सेना में मेजर है। आसिम मुनीर की दूसरी बेटी का नाम खादिजा है। इनका जन्म 1992 में हुआ। खादिजा भी लंदन ही रहती हैं। इनके पति का नाम ओसामा है, जो ब्रिटेन की सेना में कर्नल पद पर तैनात हैं। आसिम मुनीर की सबसे छोटी बेटी का पिछले साल दिसंबर में निकाह हुआ था। मुनीर ने अपने सगे भाई के बेटे यानी कि अपने खास भतीजे से अपनी बेटी का निकाह किया। 26 जनवरी को रावलपिंडी में आर्मी कैंट में शादी हुई। शादी समारोह को बेहद गोपनीय रखा गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए।
निकाह की कोई तस्वीर भी बाहर नहीं आने दी गई और समारोह को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा गया। पाकिस्तानी जनरलों की औकात समझनी है तो इस तस्वीर को देखिए। विदेश में सरेआम गाली खा रहा यह शख्स कमर जावेद बाजवा है। मुनीर से पहले पाकिस्तान की फौज का जिम्मा इन्हीं के पास था। रिटायर होने के बाद पेरिस गए तो एक अफगानी ने सरेआम बेइज्जती कर दी। अफगानिस्तान के हालात के लिए बाजवा को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद अफगानी ने भर भर कर बाजवा को गालियां सुनाई। आसिम मुनीर को पता है कि यही हाल उसका भी होना है, इसीलिए पाकिस्तानियों को चांद पर बिरयानी के दावत का ख्वाब दिखाने लगा है। बिग इकोनॉमी, अकूत दौलत, आटे की लाइन से निजात और शान शौकत वाली जिंदगी। 2 साल से मुनीर पाकिस्तानियों को ऐसे ही फरेब और झूठे सपने बेच रहा है। मुनीर पाकिस्तान को कुछ वैसा ही चूरन चटाने की कोशिश कर रहा है जो पिछले दिनों अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किया था। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने पाकिस्तान में बड़ा तेल भंडार होने की बात कहकर मुनीर और शाहबाज को अरब के शेखों वाले बड़े आदमी जैसी फीलिंग दिलाई थी। लेकिन पाकिस्तानी अपने मुल्क की हकीकत जानते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान का दूसरा जियाउल हक बनना चाहता है। मुनीर की तकरीरों और आतंकी सोच से ये बात कई बार क्लियर हो चुकी है। मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना एक मजहबी फौज में कैसे तब्दील होती जा रही है, खुद देखिए। लाहौर से आई ये तस्वीर उस वक्त की है जब शरीफ खानदान के चश्मो चिराग यानी कि नवाज शरीफ के पोते की दूसरी शादी की दावत हो रही थी। इस दावत में आसिम मुनीर पहुंचा, लेकिन शादी की बधाइयां देने के बजाय कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह तकरीरें की। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का आधार इस्लाम है, वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं। हम अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहे हैं और मकसद में कामयाब होंगे। पाकिस्तान का मकसद दुनिया को पता है और वो ये कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, दहशतगर्दों को पालने पोसने वाला मुल्क और दुनिया के हर कोने में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला मुल्क। लेकिन अब जमाना यह भी जान चुका है कि पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों का ये सरगना एक कट्टरपंथी मौलाना है। ये बात पाकिस्तानी भी अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान का एक तबका जानता है कि मुनीर कैसे जियाउल हक बनने के रास्ते पर चल रहा है। खास बात यह कि मुनीर और जियाउल हक में एक समानता भी है। 1972 से अब तक पाकिस्तान में 11 आर्मी चीफ हो चुके हैं। सभी आर्मी चीफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास हुए थे, जबकि जियाउल हक और आसिम मुनीर दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान की OTS से है। जियाउल हक एक कट्टरपंथी जनरल था, जिसके दौर में पाकिस्तान की फौज से लेकर पाकिस्तान की आवाम कट्टरपंथी बनती चली गई और अब यही काम आसिम मुनीर कर रहा है। इसका अंदाजा आसिम मुनीर की एक तकरीर से लगाया जा सकता है। आर्मी चीफ बनने के बाद से ही आसिम मुनीर एक फौजी ऑफिसर की बजाय मौलवियों की जैसी तकरीरें करता रहा है। ये बात पाकिस्तान के कट्टरपंथी और दहशतगर्द जानते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों की कई गीदड़ भभकियां सामने आ चुकी है। वैसे ये बात पाकिस्तान को पता है कि मुनीर के वर्दी वाले दहशतगर्दों ने फिर कोई हिमाकत की तो जिन्ना का मुल्क इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।